हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स डोज 2020 की सीरीज में। ये हमारा 22nd लेक्चर है जहां पे मैं इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। देखिए ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करूंगा यहाँ पर। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे WTO पीस क्लॉज के बारे में और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे निगेटिव ऑयल प्राइसेस के बारे में। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। WTO पीस क्लॉज, इंडिया ने लागू करने को कहा है पीस क्लॉज WTO का। देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो अलग अलग आर्टिकल से, हर आर्टिकल का सब आर्टिकल भी होगा। जैसा कि फंडामेंटल राइट 19th, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बता रहा है। 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी इस तरह से होगा, 19 क्लॉज सब क्लॉज बी। सिमिलरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे कानून हैं और इसमें एक क्लॉज आता है पीस के बारे में, पीस क्लॉज। अब ये पीस क्लॉज लागू करने के लिए क्यों कहा है इंडिया? क्योंकि इंडिया ने जो WTO का कानून है उन्होंने तय किया था कि 10% आप सब्सिडी दे सकते हो, लेकिन इंडिया ने ये लिमिट एक्सीड कर दी है। तो अब ये इंडिया की मांग ये है कि पीस क्लॉज के अंडर लेना जो भी हमने एक्सीडिंग की है लिमिट्स। अब देखिए, अब हर कंट्री अपने सिटीजन्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर्स में। ये सेक्टर्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 डिफरेंट लेयर्स में। एक होगा ग्रीन बॉक्स, दूसरा होगा ब्लू बॉक्स, तीसरा होगा अम्बर बॉक्स। ये क्या चीज़ें हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे सिटीजन्स को, वो होगी 10% अकॉर्डिंग टू WTO नॉर्म्स। Agriculture on agreement under WTO has a limit pegged at 10%। आ रहा है समझने? किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अब आपको पता ही होगा इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। फिर डेवलप्ड कंट्रीज में कौन आते हैं? USA, UK, चाइना, ये डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड कंट्रीज है। फिर अंडर डेवलप्ड भी एक कैटेगरी होती है जहाँ पे अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये अंडर डेवलप्ड नेशन है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लिमिट है 10%। और ये क्या है? डी मिनिमिस लेवल है। डी मिनिमिस लेवल क्या होगा? ये मिनिमल अमाउंट होगा। डोमेस्टिक सपोर्ट आप किस तरह से करेंगे? सिर्फ मिनिमम अमाउंट लगा के। वो मिनिमल अमाउंट क्या होगा? वो होगा 10%। इंडिया ने रिसेंटली WTO को इन्फॉर्म ये किया था कि हमारा जो राइस प्रोडक्शन का कॉस्ट आया था 2018-19 में, वो है $43.67 बिलियन और हमने फार्मर्स को सब्सिडी दी है $5 बिलियन की, जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे होती है 11.46%। यानी देखिए सीधा सीधा 1.46 आ रहा है समझने आपको, 1.46% का उल्लंघन है ये। तो इंडिया ने अब WTO से रिक्वेस्ट की है कि पीस क्लॉज की कैटेगरी में इसको कंसिडर करना, हम जो एक्सीड कर दिए लिमिट। और ये ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है हिस्ट्री में कि कोई कंट्री पीस क्लॉज को लागू करने को कह रही है। अब देखिए पीस क्लॉज में आने का फायदा क्या और पीस क्लॉज क्या है? पीस क्लॉज डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोटेक्ट करता है, अगरचे के WTO के जो नॉर्म से जो कानून लगाया गया है अगर उसका उल्लंघन भी हो रहा है तो ये पीस क्लॉज वो कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा ये पीस क्लॉज प्रोवाइड करेगा ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स, जो कि कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी के अगेंस्ट नहीं आते हैं। ठीक है, 2 चीजें समझिए आप, एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरा होगा कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझाता हूं मैं। अब देखिए चाइना में अगर पेंसिल का रेट है, मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देता हूं सारी चीजों को। चाइना में तो चलता है युआन, मैं रुपीज में कन्वर्ट कर देता हूं। चाइना में अगर पेंसिल का कॉस्ट है ₹1 और से ₹10 कर देंगे इसको, और इंडिया में पेंसिल की कॉस्ट है 15। तो चाइना करेगा क्या? चाइना इसको और ज्यादा कम कर देगा, ₹5 में इंडिया को एक्सपोर्ट कर देगा ये पेंसिल। अब कस्टमर जो होता है किसको चुनेगा? कस्टमर इज लीस्ट बॉदर अबाउट क्वालिटी। ठीक है, इसीलिए तो चाइना के जो मोबाइल से बहुत ज्यादा बिकते हैं इंडिया में, क्योंकि इतने कम रेट में आते हैं। अगर खराब भी हो गया तो दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं हम। सैमसंग के एक फोन के बदले चाइना के 3-4 फोन तो आ जाते हैं। इसलिए कस्टमर क्या करते हैं, जो कम वाला है वो वही इस्तेमाल करते हैं। से फॉर एग्जांपल कस्टमर कहाँ जाएंगे,
ये ₹5 वाली पेंसिल लेंगे। तो ये सारी चीजों को रुकाने के लिए इंडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्साइज ड्यूटी इंपोज करेगी। एक तरह का टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी करके। हाँ, अब ये बात और है कि ये जीएसटी हो गया है, तो समझिए जीएसटी इतना लागू करेगी कि ये पेंसिल भी ₹15 में आ जाना है। ₹15 चाइना का और ₹15 इंडिया का पेंसिल का कॉस्ट है ये। तो अब कस्टमर कहाँ जाता, वो अब उसकी मर्जी। तो ये टैक्स, ये जो जीएसटी लगी है, एक्साइज ड्यूटी जो लगी है, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके अलावा होती है कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा, चाइना में पेंसिल होगी ₹15 की से, और इंडिया में पेंसिल होगी ₹25 की। अब जो चाइना पेंसिल बेच रहा है इंडिया में, वो ₹15 की ही बेच रहा है, यहाँ डंप नहीं कर रहा प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी मार्केट में इसकी कॉस्ट 15 ही है, इसलिए यहाँ पे भी 15 ही बेच रहा है। अब यहाँ पे डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, तब इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि ये कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, फिर एक बार समझा देता हूं मैं आपको। एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होगा, अगर किसी दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है तो कम करके डंप कर देंगे इंडिया में, कम रेट में इंडिया में डंप कर देंगे और उस पर ड्यूटी लगेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी में क्या होगा, वो कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया को, वहां पे कम ही है रेट कम करके यहां एंटी डंपिंग ड्यूटी में बेच रहे हैं और यहां पे कम ही है रेट, तो इसके ऊपर कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगेगी कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के इक्वल ये सारी चीजें हों। इसलिए अब यहां देखना, जो पीस क्लॉज है वो ग्रीन बॉक्स डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी के अगेंस्ट नहीं आते हैं, और इसी वजह से सब्सिडी एक्शन जो होते हैं डब्ल्यूटीओ के सब्सिडीज के अग्रीमेंट के अंदर, वो लागू नहीं होंगे। इन लोगों के ऊपर एक्शंस लिया नहीं जाएगा, ये कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, हेंस अंडर द प्रेजेंट पीस क्लॉज डेवलपिंग कंट्रीज कैन प्रोवाइड डब्ल्यूटीओ प्रोहिबिटेड सब्सिडीज। तो ये पीस क्लॉज के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जैसा कि इंडिया, वो डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट जाकर फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में ये लोग अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये यूज कर रहे हैं पीस क्लॉज। इस वजह से जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो सैंक्शंस लगेंगे उल्लंघन के बाद में, वो सैंक्शंस नहीं लगा सकता है डब्ल्यूटीओ इंडिया के ऊपर। अब देखिए, जो सब्सिडीज देते हैं वो स्टाइल कौन सा होता है कंट्रीज का, इसको कैटेगराइज किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। पहला होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा ब्लू बॉक्स, तीसरा अंबर बॉक्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, सीधा सीधा बात करेंगे हम। यहां पे ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में कुछ लिमिट नहीं लगाई गई है, जैसा कि अभी बताया कि लिमिट है 10%। ठीक है, लेकिन ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में लिमिट नहीं है, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज में भी लिमिट नहीं है, लेकिन डब्ल्यूटीओ इंपोज करता है लिमिट अंबर बॉक्स सब्सिडीज पर। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर जो 10% है वो क्यों डिस्कस कर रहे थे हम, क्योंकि यहां देखिए फर्टिलाइजर सीड्स जो हैं अंबर बॉक्स कैटेगरीज में आते हैं। अब इंडिया का कहना यह है कि नहीं, इसको है ना आप ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में काउंट करना, क्योंकि ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है, तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाना। सिमिलरली जो ग्रीन बॉक्स है वो किसको देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडीज देना है आपको, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए देना है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए देना है सब्सिडीज, और ये सब्सिडीज के ऊपर लिमिट नहीं होगी डब्ल्यूटीओ की, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। सेकेंड, ब्लू बॉक्स में ये लाइफ स्टॉक्स यानी कैटल्स के लिए दे सकते हैं, आप लाइफ स्टॉक्स के अदर लाइफ स्टॉक्स के लिए दे सकते हैं, और यहाँ पे अंबर बॉक्स सब्सिडीज में आते हैं फर्टिलाइजर्स, सीड्स, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट्स एटसेट्रा। तो ये हुआ डिस्कशन डब्ल्यूटीओ के रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल, निगेटिव ऑयल प्राइसेस। 22 अप्रैल 2020 में यूएस ऑयल मार्केट्स क्रैश हो गई थी इतनी बुरी तरह से कि ये ऑयल बैरल्स का जो रेट है, जो प्राइस होता है, वो माइनस में चले गया था। 22 अप्रैल 2020 को यूएस में बैरल का रेट हुआ था, ऑयल बैरल का -$40.32, जो कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल का हुआ था ये कीमत, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेट करती है। ये क्या है, ये लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस है हिस्ट्री में।
अब देखिए ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं, ऑयल का जो दाम होता है वो किस तरह से फिक्स किया जाता है। जिस तरह से आम प्रोडक्ट एनी अदर जनरल कमोडिटीज फिक्स करते हैं हम, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है वो सप्लाई और डिमांड वाला। सिमिलरली ऑयल भी सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट पे तय की जाती है। और देखिए ऑयल क्या है, ऑयल ग्रोइंग इकोनॉमीज का इंजन है जो जनरेट करता है ऑयल का डिमांड। कि अगर देखें आप समझने के लिए, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ये कैसा चलेगा, ये ऑयल्स के दम पर चलेगा। तो ये क्या है, एक एक डिमांड क्रिएट कर रही है। ऑयल का डिमांड ग्रोइंग इकोनॉमीज में होगा और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में होगा, ये डिमांड है। सप्लाई क्या है, ऑन द अदर हैंड सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय, जो सप्लाई है वो कंट्रोल की जाती है ओपेक कंट्रीज के द्वारा। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ये याद रखें, ये कॉन्फ्रेंस का नाम बगदाद कॉन्फ्रेंस। ओपेक के अभी 13 मेंबर्स हैं और इनमें इराक, ईरान, वेनेजुएला, ये 3 भी है। ये 3 के बारे में इसलिए बता रहा है यहाँ पे अलग से क्योंकि ये 3 कंट्रीज न्यूज में था। ठीक है, ईरान के अपने अपने इश्यूज से, इराक के और वेनेजुएला क्राइसिस चल रहा था वेनेजुएला में, तो ये 13 मेंबर्स में इराक, ईरान, वेनेजुएला भी आते हैं। ओपेक मेंबर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं ऑयल रिजर्व्स 82%। जितने भी वर्ल्ड में ऑयल रिजर्व्स है वो ये कंट्रीज में लोकेट करते हैं, 82% जो के होते हैं। 2018 में ओपेक मेंबर्स का जो टोटल वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 41% था। अब ओपेक के अलावा भी होते हैं नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। ये लोग के बीच में समझौता नहीं हुआ था कोई, इसलिए इनको नॉन ओपेक कहते हैं। ये लोग की मार्केट अलग ही है, ये लोग प्राइस अपने हिसाब से डिटरमिन करते हैं और ओपेक मेंबर्स अपने हिसाब से प्राइसेस डिटरमिन करते हैं। नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में 10 कंट्रीज होते हैं, जिनमें से रशिया एक है, कजाकिस्तान एक है और मेक्सिको एक है। इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, इनके बीच नॉन ओपेक कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, और इसको कहा जाता था ओपेक प्लस और वियना ग्रुप। ये जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं उनको कहा जाता है ओपेक प्लस, वियना ग्रुप या नॉन ओपेक कंट्रीज। इसके रिलेटेड एक टर्म है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है। किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी को बेचने या खरीदने पर यह कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यह बेचना खरीदना सेम डे पे नहीं होगा, अगले महीने या फ्यूचर में कभी भी होगा। से फॉर एग्जांपल अगर ऑयल बैरल का प्राइस है आज $1 पर बैरल, ठीक है, से $10 पर बैरल ले लेंगे इसको, लेकिन कोई अपने में आप एस्टिमेट करते हैं कोई कंट्रीज के आज से फॉर एग्जांपल हमने एस्टिमेट किया $1 पर बैरल होगा फ्यूचर में, नेक्स्ट मंथ में, तो हम क्या करेंगे, इसको आज के डेट में खरीद लेंगे। एक महीना पहले ही इसका खरीद लिया गया, ठीक है, उसी को कह रहे हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यही होता है। अब देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे तो डिस्कशन की जाती है आधे घंटे की एटलीस्ट, लेकिन ये जनरल वे में एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, इंडिया क्रूड ऑयल प्रोफाइल क्या है, इंडिया का अब तक क्रूड ऑयल में प्रोफाइल क्या रह चुका है। इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है, सबसे ज्यादा जो ऑयल बिकता है वो इंडिया, और इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरी से वो 4th नंबर पे आती है। ग्रोथ रेट इंडिया के ऑयल कंजम्पशन का इतना ज्यादा है कि मिड 2020, मिड यानी जून को बोलते हैं 6th मंथ, मिड 2020 में ये चाइना को भी सरपास कर जाएगी, और इंडिया की एनर्जी जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी 2040 में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे और एलएनजी इंपोर्टर्स पे, और बहुत ज्यादा डिपेंड है। 80%
क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है इंडिया, और 45.3% नेचुरल गैसेस और एलएनजी पे डिपेंड है। अगर ये कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज ऑयल देना बंद कर दी तो इंडिया तो हैंडीकैप्ड हो जाएगा विदाउट ऑयल। 70% इंडिया का जो इंपोर्ट एनर्जी नीड्स है वो आता है, वो उठता है वेस्ट एशिया से, ठीक है। जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये अकेले ही 34% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट्स यहां से होगा। द टॉप 5 क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स टू इंडिया, इंडिया को जो ऑयल देते हैं क्रूड ऑयल, वो है इराक, सऊदी अरबिया, तीसरा ईरान, चौथा नाइजीरिया, फोर्थ यूएई। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया WTO पीस क्लॉज के बारे में, सेकंड नंबर पे निगेटिव ऑयल प्राइसेस के बारे में। थैंक यू।